अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज पूरे उत्तराखंड में इगास और बूढ़ी दिवाली का पर्व मनाया गया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास पर इगास पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। सीएम धामी ने पूरे परिवार के साथ मिलकर बूढ़ी दिवाली मनाई और सीएम धामी ने इगास पर भेला भी खेला और सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को इगास की बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को हमारी आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास सराहनीय है और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और लोक पर्वों को संरक्षित करने के लिए सरकार भी संकल्पबद्ध है। आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है। आज इगास, बूढ़ी दिवाली और देव दिवाली, इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पहले इगास, बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को कोटद्वार में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कार्यक्रम में शिरकत की और अनिल बलूनी ने स्कूली बच्चों के साथ में 2100 दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद में सांसद अनिल बलूनी ने भेला खेलकर सभी को इगास की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ के त्योहारों को आगे बढ़ाना है। वहीं मालवीय उद्यान में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। देखिए, अब आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखे और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। सोमवार को अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर इगास पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसके अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है कि लोक पर्वों को आगे बढ़ाना है और उनका ये प्रयास भी उसी दिशा में है। मैं आप लोगों को बस इगास के बारे में एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि इगास के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। एक प्रमुख रूप से कहा जाता है कि जब भगवान राम लौटे तो पहाड़ों में इसकी सूचना देर से मिली और एकादशी के दिन यानी कि 11 दिन के बाद दीपावली मनाई गई। इसी प्रकार से एक और किंवदंती है कि गढ़वाल के सेनापति वीर माधो सिंह भंडारी जब विजय प्राप्त करके आए तो उनके सम्मान में लोगों ने अग्नि प्रज्वलित की और इगास की परंपरा शुरू हुई। साथियों, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि लोग इगास के बारे में भूल गए थे और आधुनिक पीढ़ी तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं यहाँ पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को सदैव अनेकों जगहों पर कहा कि जो हमारे स्थानीय पर्व हैं, जो हमारे लोक पर्व हैं, वो लुप्त हो रहे हैं और उनके संरक्षण करने की आवश्यकता है। हम लोग पिछले 5-7 सालों से लगातार इस पर्व को दोबारा से मनाना हम लोगों ने शुरू किया और आप सब लोगों को जानकारी है कि 2019 में मुझे कैंसर हो गया था, तो उस वक्त मैं नहीं मना पाया, तो मेरे बहुत सारे साथियों ने जाके मेरे गांव में इगास मनाया और धीरे धीरे इगास प्रचलित होता गया। 2 वर्ष पूर्व हमारी उत्तराखंड सरकार ने इगास के दिन अवकाश की घोषणा भी की और आज पूरे विश्व में जहाँ भी उत्तराखंडी रहते हैं वे इगास मनाना उन्होंने शुरू किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने इस लोक पर्व के लिए हम सबको प्रेरणा दी और हम सब लोगों ने इगास मनाना शुरू किया।
इगास बग्वाल का पर्व मनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने पैतृक गांव पहुंचे और चमोली के ब्राह्मण थाला गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ में महेंद्र भट्ट ने इगास और बूढ़ी दिवाली का पर्व मनाया। कार्तिक एकादशी के दिन में उत्तराखंड में इगास और बूढ़ी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी इगास और बूढ़ी दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया। गोदियाल ने पौड़ी जिले के गुआड़ गांव में इगास पर्व मनाया। इस दौरान गणेश गोदियाल लोकल ड्रेस पहनकर थिरकते हुए भी नजर आए। साथ ही गोदियाल ने भेला भी घुमाया और माना जाता है कि भेला घुमाने से सुख समृद्धि आती है। उत्तराखंड में आज इगास बग्वाल की धूम है और देहरादून में डांडी कांडी क्लब में इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर लोक वाद्य यंत्रों की थाप सुनाई दी, वहीं स्थानीय व्यंजनों का भी लोगों ने लुत्फ उठाया। उत्तरकाशी में इगास पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहां पर रामलीला मैदान में इगास बग्वाल का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इगास बग्वाल के कार्यक्रम में शामिल हुए। बद्रीनाथ धाम में इगास का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। बद्रीनाथ धाम में पूरे मंदिर परिसर में तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों ने दिए जलाए। तप्त कुंड आदि केदारेश्वर मंदिर के सिंह द्वार पर लोगों को दिया जलाए और छोटी दिवाली को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। बुधवार से भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले कल पंच पूजन में गणेश भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद में शाम को गणेश भगवान के कपाट बंद होंगे। वहीं 14 नवंबर को अन्नकूट के बाद भगवान आदि केदारेश्वर के कपाट बंद किए जाएंगे। 15 नवंबर को खड़क पुस्तक पूजन और साथ ही वेद रचनाओं का वाचन बंद होगा, जबकि 16 नवंबर को मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना संपन्न होगी। वहीं 17 नवंबर को रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने से पहले भारत के प्रथम गांव माणा से लसपा मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें 4 दिन तक विशेष पूजा होती है। इस मेले का समापन होने के साथ ही गांव के लोग ठंड में अपने घरों को छोड़कर ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए निचले इलाकों में आ जाते हैं और मान्यता है कि 6 महीने तक शीतकाल में गांव के लोग अपने घरों को भगवान को सौंपकर सुरक्षित ग्रीष्मकालीन प्रवास पर आते हैं। देहरादून में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर सड़क किनारे खड़े ट्रक को इनोवा कार ने टक्कर मार दी और हादसे में 6 स्टूडेंट्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वालों में 3 छात्र और 3 छात्राएं हैं और सभी की उम्र 20 से 25 साल बताई जा रही है। सभी मृतक देहरादून के निजी कॉलेज के स्टूडेंट थे और देर रात सड़क पर निकले थे। यहां पर ONGC चौक के पास में यह हादसा हुआ। खबर है कि छात्र को उसके पिता ने कुछ दिन पहले ही इनोवा कार गिफ्ट की थी और उसी कार से ये लोग जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए और कार की छत तक उखड़ गई। मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। बड़ी मुश्किल से कार के अंदर से शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस हादसे से पहले इन लोगों ने शराब पी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पहली वीडियो आप देख रहे हैं शराब पार्टी के दौरान की और माना जा रहा है कि शराब के नशे में ही कार चला रहे थे, जिससे ये हादसा हो गया। ये देर रात को एक सूचना मिली थी कि ONGC चौक पे एक एक्सीडेंट की सूचना थी, जिसमें एक गाड़ी का एक्सीडेंट एक कंटेनर के साथ हो गया था, टक्कर, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक गंभीर रूप से जो घायल हैं वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उपचाराधीन है। सर, अभी कुछ कारण पता चला है? किस तरीके कारणों की अभी जांच की जा रही है कि क्या इसका कारण था, तो जल्दी आपको इसको
केदारनाथ चुनाव को लेकर सीएम धामी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और इस बीच सीएम धामी ने आज रुद्रप्रयाग में अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल के लिए जनता से वोट की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भव्य और दिव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का काम करती है। कांग्रेस ने कहा था कि पुष्कर धामी केदारनाथ से शिला दिल्ली के केदार मंदिर ले गए हैं, लेकिन वो सिर्फ झूठी अफवाह थी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी यात्रा को लेकर भ्रम फैलाते हैं। आप स्वयं बताइए कि जो लोग बाबा केदार के दर्शन करने आएंगे उनको कोई कैसे कोई इधर उधर डाइवर्ट कर सकता है। और मेरे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये यात्रा लगातार बढ़ी है और इस बार भी जबकि 56 दिन यात्रा कम हुई है आपदा के कारण से, कुछ तिथि लेट होने के कारण से, उसके बाद भी 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यहाँ के दर्शन किए। और कभी कहते हैं कि जी कहीं शिला कोई लेके चला गया। अरे मैं तो कभी इस प्रकार का कृत्य, मैंने आज पूरे सार्वजनिक मंच से बाबा केदार की सौगंध खा के मैंने कहा कि इस प्रकार का कृत्य मेरे द्वारा कभी नहीं हुआ है और ये लोग झूठ भ्रम फैला रहे हैं। बाबा ही विचार करेंगे इन लोगों के बारे में। कड़े भू कानून की मांग उत्तराखंड में जोरों पर है, तो बुधवार को मुख्य सचिव गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में इस पर मीटिंग करने वाली है। मीटिंग में क्या होगा ये इसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन भू कानून को लेकर अफसरों की मीटिंग, उसकी जगह और टाइमिंग को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर से 6 मौजूदा और रिटायर्ड अफसर गर्मियों की राजधानी गैरसैंण पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से निकलकर सभी 6 अफसर 3:30 बजे वापस भी पहुंच जाएंगे। इसी बीच में गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में भू कानून पर मीटिंग होगी। 6.5 घंटे के प्रोग्राम में 6 मौजूदा और रिटायर्ड अफसर नए भू कानून की दशा और दिशा तय करेंगे। भू कानून पर मीटिंग की अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी करेंगी, तो अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भू कानून पर रिपोर्ट देने वाले पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार और पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी और पूर्व सचिव एसएस रावत भी इस बैठक में होंगे। कड़े भू कानून की मांग को लेकर अब तक देहरादून, गैरसैंण, हल्द्वानी, हरिद्वार और ऋषिकेश में प्रदर्शन हो चुके हैं, जिसमें एक ही मांग रही है कि पहाड़ी राज्य की जमीन और पहचान बचनी चाहिए। लेकिन गैरसैंण में भू कानून पर अफसरों की मीटिंग की बात कांग्रेस के गले नहीं उतर रही और इसे बिल्ली से दूध बचाने जैसा मामला बता रही है। वहीं कांग्रेस इसे केदारनाथ चुनाव से भी जोड़कर देख रही है। सरकार की ये कोशिश सिर्फ इस रूप में देखी जा रही है, इस रूप में देखी जा सकती है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने का काम दे दिया गया और अब कह रहे हैं कि हम इसको मजबूत बनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि केदारनाथ में चुनाव हारने की संभावना बनी हुई है प्रबल, इसलिए दिखाने के लिए ये सब हो रहा है कि हम एक मजबूत कानून बनाएंगे। असल में सरकार इस बात की दोषी है कि पहले से जो मजबूत कानून थे उनको इस सरकार ने शिथिल किया, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। जिस गैरसैंण में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मीटिंग करने वाली हैं, मार्च में वहीं बजट सत्र भी होना है और अगले बजट सत्र तक कड़े भू कानून का भरोसा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। ऐसे में भू कानून को लेकर गैरसैंण में जो मीटिंग हो रही है उसे मंत्री धन सिंह सही कदम बता रहे हैं। धन सिंह रावत के मुताबिक चुनाव रुद्रप्रयाग जिले में और मीटिंग चमोली जिले में, इसीलिए मीटिंग और इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। मेरी ये अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उनको अच्छे कामों से दिक्कत क्यों हो रही है। भाई चुनाव हो रहा है रुद्रप्रयाग जिले में, भू कानून की बैठक हो रही है चमोली जिले में और वो भी हमारे जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी में, तो उनको तो मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को शाबाशी देनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस अच्छे मुद्दों से बचना क्यों चाहती है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक है। जाहिर है इससे पहले 2025 का बजट सत्र भी होगा, तो ऐसे में भू कानून कैसा होगा इसका होमवर्क अब राधा रतूड़ी को करना है। लेकिन ठंड के मौसम में 3 घंटे के लिए गैरसैंण में मुख्य सचिव की मीटिंग टाइमिंग की वजह से सियासी मुद्दा बन गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
देहरादून के एक जाने माने स्कूल की बाउंड्री के अंदर मजार होने का मामला सामने आया है। मंगलवार को मजार का वीडियो सामने आया था जिसमें दिख रहा है कि एक बाउंड्री के अंदर मजार बनी हुई है। मौके पर पता चला कि चक्राता रोड से लगे स्कूल की बाउंड्री के अंदर मजार बनी है। दोपहर बाद इस मजार को तोड़ने का काम शुरू हो गया और शाम 5 बजे तक पूरी मजार को तोड़ दिया गया। न्यूज़ 18 ने मौके पर मजार को तोड़ने का काम देखा। वहीं हमारे संवाददाता दीपांकर ने 2 अलग-अलग गेट पर जाकर स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। वहीं सुरक्षा में तैनात गार्ड ने ये जरूर बताया कि दोपहर में एसडीएम देहरादून यहां पर पहुंची थी और आधे घंटे यहां पर रही और वहीं डीएम से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब सवाल ये है कि मजार आखिर किसने बनाई और फिर क्यों तोड़ी गई, और पुरानी है तो उसे क्यों तोड़ा जा रहा है। सवाल नंबर 2 कि विवादित प्राइवेट लैंड में सरकारी हस्तक्षेप क्यों और किसके कहने पर किया जा रहा है। और इसी के पीछे सवाल एक और भी है कि अगर सरकारी ज़मीन है तो वक्फ की संपत्ति है तो स्कूल की बाउंड्री के अंदर कैसे है, ये भी बड़ा सवाल है। दुनिया भर में देहरादून के नाम से पहचान रखने वाला सबसे प्रतिष्ठित स्कूल और उस स्कूल की बाउंड्री के अंदर मंगलवार को मजार दिखाई दी। जब ये वीडियो वायरल हुआ, सामने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, तो आप देखेंगे अब यहां पर इसे हटाने का काम हो रहा है, एंगल्स हटाए जा रहे हैं, बाकी वहां पर जो ईंट का जो स्ट्रक्चर है उसे हटाया जा रहा है। खबरें ये हैं कि ये मजार यहां पर बहुत पुरानी है। जब स्कूल की बाउंड्री बनी तो उसके बाद इसे रिकंस्ट्रक्ट यहां पर किया गया, यानी दोबारा बनाने का प्रयास यहां पर किया गया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई तो अब इसको यहां से हटाया जा रहा है और जो सामने दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। खबर यह भी हमारे पास है, जब हमने इस स्कूल के गेट्स में गार्ड से बात की तो उन्होंने बताया कि देहरादून की एसडीएम यहां पर आई थी। देहरादून के एसडीएम है कुमकुम जोशी, उन्हें हमने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। डीएम देहरादून सविन बंसल, उन्हें फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। खबर यह भी है कि स्कूल का यह प्राइवेट कैंपस है और प्राइवेट कैंपस में अगर कोई मजार है तो वहां पर एसडीएम को मजार तोड़ने के लिए क्यों पहुंचना पड़ा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल का सरकारी जमीन पर कब्जा हो। खबरें यह भी है सूत्रों के हवाले से कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है जो बहुत पहले जब स्कूल यहां पर एस्टेब्लिश हुआ होगा उस वक्त पर स्कूल के कब्जे में चली गई। यह दीवार अभी हाल ही में बनी है। इस दीवार को लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि इस पर क्यों पैसा खर्च किया गया। अब सवाल यह है कि अगर मजार ठीक थी तो उसे तोड़ा क्यों जा रहा है, और अगर मजार गलत थी तो वो बनी कैसे। अगर ये बहुत पुरानी थी तो इसे पहले क्यों नहीं हटाया गया, और अगर ये नई थी तो इसे बनाने की परमिशन किसने दी, वो भी तब जब पूरे उत्तराखंड में अवैध मजारों के खिलाफ सरकार ने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि अवैध मजारों के नाम पर कहीं पर भी जमीनों पर कब्जा नहीं होना चाहिए। ऐसे में चक्रौता रोड, जहां पर मंत्रियों के बंगले हैं यमुना कॉलोनी में, उसके ठीक सामने एक प्रतिष्ठित स्कूल और उस स्कूल की बाउंड्री के अंदर अगर मजार बन रही है, मजार का जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो फिर उसको तोड़ने का यहां पर काम किया जाता है, प्रशासन पहुंचता है, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ कहना भी नहीं चाहता। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है शादाब शम्स, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी वो जुटा रहे हैं कि क्या ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो सवाल बहुत सारे हैं कि एक प्राइवेट स्कूल के अंदर मजार बनी या बनाई गई, उसे तोड़ने का आदेश आखिर क्यों देना पड़ा, क्यों एसडीएम को यहां आकर इस मजार को तोड़ने की बात कहनी पड़ी। और ये सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं। दिन भर से लगभग 12 बजे से ये तोड़ने का काम शुरू हुआ, शाम का लगभग 4:30 बजे है और अभी भी यहां पर इस मजार को तोड़ा जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल है और जांच का विषय यह भी है कि ये मजार बनाई जा रही थी या बहुत पुरानी थी, स्कूल का यहां जमीन पर कब्जा है या जमीन स्कूल की है, स्कूल मजार बनवा रहा था या मजार किसी और ने बनवाई। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जांच में मिलेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। शहर के बीचों बीच प्राइवेट स्कूल की बाउंड्री में मजार का मामला गंभीर है। हिंदूवादी संगठन से जुड़े स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दावे के साथ ही वक्फ बोर्ड भी सामने आया और वक्फ बोर्ड की इस प्रॉपर्टी के केयरटेकर रईस खान का कहना है कि मजार बहुत पुरानी है, जमीन भी वक्फ की है, लेकिन जिला प्रशासन ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की और अब वक्फ की जमीन पर कब्जा है, लेकिन आज किसने तोड़ने का आदेश दिया ये पता नहीं चल पाया। दून स्कूल
बताइए, जो देहरादून मतलब उत्तराखंड का मतलब इन देश का इतना नामी गिरामी स्कूल, अगर उसके बाउंड्री के वाल के अंदर, उसके क्षेत्र के अंदर कोई मजार बनाई जा रही है, तो ये उत्तराखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और पूरे देश के लिए भी मैं कहूंगा। और तत्काल इस निर्माणाधीन मजार को सरकार को रोकना चाहिए, जिला प्रशासन को रोकना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो हमें स्वयं वहां जाना पड़ेगा। मेरे को काफी पहले से पता है कि इसके अंदर एक मजार भी है। सन 2000 के आसपास में एक बार स्कूल में गया था तो मेरे को मालूम था कि मैं गया था कि यहाँ एक मजार भी है। इसका नंबर है खसरा नंबर 6, 8 और 11। 57.30 एकड़ जमीन है ये सारी। मेरे को लगता है 2-4 तो उधर मजार के आसपास ही हैं और 10-20 घर होंगे और बाकी जो है डीएम से हमने बात की, उन्होंने कहा हमने तोड़ने का आदेश नहीं दिया और एसडीएम यहाँ पहुंचती है, तो इसे तोड़ कौन रहा है? मतलब आपकी प्रॉपर्टी वक्फ की, आपका जो दावा है टूट रही है स्कूल की बाउंड्री के अंदर, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। डीएम कहते हैं हमने तोड़ने का ऑर्डर, तो तोड़ कौन रहा है इसे? देखो ये मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास अभी किसी का फोन आया था कि तुम्हारी उस पर तोड़ने के लिए गए हैं। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। अब आगे की मैं तो वक्फ बोर्ड को सूचित करूंगा, वक्फ बोर्ड से मालूम करूंगा कौन तोड़वाने का प्रयास कर रहा है इसको। मेरे भी जानकारी में है नहीं है। पहाड़ों में पलायन रोकने के भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये दावे हकीकत से कोसों दूर है। खास करके पिथौरागढ़ में, जहां पर खेती का रकबा साल दर साल कम होता जा रहा है। अब हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि राज्य बनने के बाद यहां खेती का रकबा 12,000 हेक्टेयर कम हो गया है, जिससे कि साबित होता है पलायन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। राज्य बनने के बाद पहाड़ी इलाकों से पलायन थम नहीं रहा। अब आलम यह है कि सैकड़ों गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं। ये मुद्दा भले ही हर चुनाव में जमकर उठता हो, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। गांव से हो रहे पलायन के कारण कभी आबाद रहने वाले खेत बंजर होने लगे हैं। हालात ये हैं कि बीते 24 सालों में अकेले पिथौरागढ़ में खेती का रकबा 12,000 हेक्टेयर कम हो गया। खेती का रकबा कम होने के कारण सबसे बड़ी वजह गाँव का खाली होना है। जब हमारा राज्य बना था तब तो पिथौरागढ़ जिले में लगभग हमारा 44,000 हेक्टेयर का एरिया था और जो अभी वर्तमान आंकड़े हैं उसके हिसाब से अभी 32,000 पर ये आ गया है। लगभग 12,000 हेक्टेयर की हमारी कमी हुई है और ये कमी भी मुख्य रूप से चूंकि पलायन की जो बढ़ती हुई समस्या है इसी की वजह से है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में यहाँ खरीफ और रबी की फसल का रकबा 70,000 हेक्टेयर से ज्यादा था, जो 2022 में घटकर 68,000 हेक्टेयर पहुँच गया, जबकि 2023 में ये आंकड़ा गिरकर 62,000 हेक्टेयर पर था। इस साल भी खेती के रकबे की घटने की रफ्तार बनी हुई है। जारी साल में यहाँ खेती का रकबा 61,000 हेक्टेयर है। जानकार खेती के घटते रकबे के लिए पहाड़ों में जरूरी सुविधाओं की कमी को सबसे बड़ी वजह मानते हैं। क्योंकि आप देखिए बुनियादी जो सुविधाएं हैं, सड़क तो कुछ जगह पहुंचे है, स्वास्थ्य है, स्कूल है, इस तरह की जो सुविधाएं हैं जिनके चलते आदमी पलायन करता है, तो वो चीज़ें अभी भी मुहैया नहीं है हमारे गांव दूर दराज के इलाकों में। तो इसके चलते पलायन अभी भी बदस्तूर जारी है और गाँव के गाँव आप देखेंगे खाली हो गए। पिथौरागढ़ के साथ ही कुमाऊं के बाकी 3 पहाड़ी जिलों में भी खेती का रकबा लगातार कम हो रहा है, जिससे ये साबित हो रहा है कि किसानों को लुभाने की सरकारी योजनाएं भी परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। हालात ऐसे ही रहे तो तय है कि आने वाले सालों में स्थिति और अधिक भयावह होगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि पलायन को रोकने के लिए काम 100% ईमानदारी से हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हल्द्वानी में बनने वाली रिंग रोड का सर्वे एक बार फिर से किया जाएगा, क्योंकि जिस जगह से रिंग रोड को निकालना है उसी जगह पर लोगों के मकान भी बने हुए हैं। अब ऐसे में लामाचौड़ इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसके बाद में प्रशासन ये भी फैसला लिया गया कि 2018 में सेक्शन हुए इस रोड का दोबारा से सर्वे किया जाएगा, ताकि लोगों के घरों और जमीनों का कम से कम नुकसान हो। और सरकार ने इस रोड को बनाने के लिए 1100 करोड़ रुपए की लागत रखी है। तो इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हम लोगों को एक 5 उनसे डिस्कशन हुए हैं, 5 ऑप्शन। तो उस ऑप्शन पर हम लोग दोबारा रीसर्वे करेंगे और इनका तुलनात्मक जो भी बेहतर होगा, जिससे लोगों को कम से कम नुकसान हो, उस अलाइनमेंट को आगे शासन से बात करेंगे।
उत्तराखंड में कोविड-19 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बनाई गई कमेटी ने कई कैदियों को पैरोल देने का फैसला लिया, जिसमें उत्तराखंड की अलग-अलग जेलों से भी करीब 1200 कैदी पैरोल पर छोड़े गए। लेकिन मजे की बात यह है कि कोरोना काल खत्म हुए 3 साल का समय बीत गया है, बावजूद 500 से ज्यादा कैदी वापस नहीं आए। अब जेल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जानकारी सभी जिलों के कप्तानों के साथ शेयर की है। वहीं जानकारी के मुताबिक इन अपराधियों में से आधे से ज्यादा अपराधी प्रदेश के बाहर के राज्यों से हैं और साथ ही पुलिस अब इन कैदियों को पकड़ने के लिए स्पेशल अभियान शुरू कर रही है। ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं, ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।